तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को हम ख़त्म करेंगे और मतलब पूरा ऐसे ही करते करते सेकंड फिर थर्ड ऐसे करते पूरा इसको ख़त्म करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 9th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, उसके साथ साथ जो भी अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, चाहे कोई भी पीएसएस के एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए एक मतलब बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में एग्जाम में कोई भी एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा तो बहुत साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हम तुरंत लूसेंट स्टार्ट करेंगे। जो इसमें पढ़ाएंगे उसको लूसेंट में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन आंसर लगा देंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग बिना ज़्यादा देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो पदार्थ नाम दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब हम लोग अपने आसपास की जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, आँख से देख सकते हैं, जैसे कोई ईंटा पत्थर कुछ भी हो गया, घर मकान कुछ भी, जो भी हम लोग देख सकते हैं या उसको छू सकते हैं, वो सब क्या है? तो पदार्थ है। जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा होता है ना, वो भी पदार्थ ही है। जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी, ये सब क्या है? तो ये सब पदार्थ हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये सभी पदार्थ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान जरूर घेरती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु है तो वो कुछ ना कुछ उसका अपना खुद का द्रव्यमान जरूर होगा, और जहाँ उसको रखेंगे तो वहाँ पे कुछ न जरूर जगह घेरेगा ही घेरेगा। मतलब वो कुछ स्थान जरूर लेगा, या तो कोई बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो। मतलब थोड़ा सा ही लेगा, छोटा वस्तु थोड़ा सा ही लेगा, या बड़ा वस्तु ज़्यादा ही लेगा, लेकिन वो अपना स्थान जरूर घेरेगा और उसके अंदर अपना खुद का आयतन जरूर होगा। ठीक है। प्राचीन काल में ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा है। प्राचीन काल में लोगों ने पदार्थ को कितने मतलब पाँच भागों में वर्गीकृत करके मतलब उसका अध्ययन करते थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे दिया है कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से वह सभी वस्तुएं बने, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में लोग पदार्थ को, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, पदार्थ को 2 भागों में पढ़ते हैं, जैसे एक रासायनिक आधार पर, एक भौतिक के आधार पर। लेकिन पहले लोग पदार्थ को 5 भाग में मतलब बना के पढ़ते थे। जैसे हो गया वायु, हो गया पृथ्वी, हो गया अग्नि, हो गया जल, हो गया और आकाश। इन सभी मतलब 5 भागों में बांट के पढ़ते थे, और वो लोग समझते थे कि नहीं, कोई भी पदार्थ बना है तो इसी 5 चीज़ों से ही कोई भी पदार्थ बना है। आगे लिखा है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया। अभी बोला था ना मैंने कि अब आज के युग में पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक भौतिक के आधार पर बांटते हैं और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांट के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इस अध्याय में हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को मतलब बांट के पढ़ाई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम जो चैप्टर पढ़ें, इसमें हम लोग भौतिक गुण के आधार पर पढ़ेंगे। रासायनिक का बात आएगा तो मतलब अगले चैप्टर में आएगा, रासायनिक के आधार पर हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ गया कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये अब क्वेश्चन मार्क बन गया कि क्या जो भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है? तो इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, या तो कण से बना है या किसी से बना है। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जैसे बहुत सारा विचारधारा बना रहा था कि नहीं, जो भी पदार्थ होता है एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, वैसे ही मतलब उसी से पदार्थ बना रहता है। लेकिन कुछ लोग का मत था कि नहीं, पदार्थ जो होता है कोई पदार्थ एकदम छोटे मोलिक्यूल जो होते हैं ना, उनसे मिलकर बना होता है, उनसे जुड़ एक में जुड़ के उसके बाद पदार्थ बना होता है।
तो इसी को हम लोग समझेंगे आगे कि नहीं पदार्थ किस चीज़ से बना है, लकड़ी से बना है, लकड़ी का टुकड़ा जैसा है, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। 100 ml का बीकर लें, इस बीकर को जल से ज़्यादा भर लें। ऐसा एक बीकर ले लेना है, उसके अंदर आधा इसमें पूरा जल भर देना है। ठीक है। नमक या शर्करा को कांच की छड़ से मदद से जल में घोल दें। इसमें क्या डालना है, तो नमक डालना है, शर्करा, नमक ही डाल लेते हैं। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से घोल लेंगे। घोल लेने के बाद इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगा। अब उसको देखना है, पहले उस जहाँ तक पानी भरा था उसको निशान लगा लेना है। ठीक है। तो अब उसको देखना है कि अब नमक जब घोल दिए हैं तो क्या इसके जल के स्तर में कुछ बदलाव आया है, या जल पहले ही जैसा, मतलब जितना पे था उतना पे ही है। तो इसके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गए, तो इसको हम लोग समझेंगे। इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना हुआ कि सभी जो पदार्थ है कणों से बने होते हैं। अब इसको हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो भी पदार्थ होता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कंफर्म नहीं है कि बना ही होता है, हम लोग बस मान लेते हैं कि नहीं, कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है। तो उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा आप पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि मतलब चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। ठीक है। यह जल है, इसमें हम लोग चीनी डाले हैं, चीनी या नमक कुछ भी डाले हैं, उसको अच्छे से हिलाए हैं और पूरा अच्छे से घुल गया है। ठीक है। जब हम लोग जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच अधिक स्थानों में समावेश हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक नया पॉइंट आ गया है कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, नमक को पानी में घोल दिए। ठीक है। घोलने के बाद ना उसका स्तर भी नहीं बदला, सेम स्तर रहा, और नमक भी गायब हो गया। आखिर नमक गया तो गया कहाँ, तो यहाँ पे बोल दिया है कि वो लोग जो भी कण है जल के कणों के जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पे समाहित हो गया है, मतलब उसमें घुल गया है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस, कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर रिक्त स्थान होता है, तभी ना उसके अंदर चला गया। कि रिक्त स्थान नहीं होगा तो आखिर उसके अंदर क्यों जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कोई भी पदार्थ हो, या तो ठोस, द्रव, गैस, उसके अंदर थोड़ा सा ही सही बड़ा मतलब ज़्यादा मात्रा में रिक्त स्थान होता है, तभी तो उसके अंदर जो भी है जो नमक घोले तो उसके अंदर समाहित हो गया है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर रिक्त स्थान होता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे। अब तो यहाँ पर प्रूफ हो ना गया कि पदार्थ के कण छोटे हैं, लेकिन इसको और आगे से अच्छे से प्रूफ करेंगे तभी तो वो समाहित हो गया है ना। तो अब यहाँ पर आया कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया, क्या पदार्थ के कण छोटे होते हैं? छोटे होते हैं तो कितने छोटे होते हैं? ठीक है। तो पोटेशियम परमानेंट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। अब क्या बोलते हैं कि अब पोटेशियम परमानेंट को ले लेना है। ठीक है। उसको पानी में 100 ml का पानी लेना, उसमें घोल देना है। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल लेना। अब जो घोल बना है ना, तो उसमें से 10 ml घोल निकालना है और उसको दूसरे क्रिस्टल में मतलब रख लेना है। अब उसको क्या करना है, उसमें अब 90 ml जो पानी ml है, सॉरी, जो 90 ml जल है उसको उसमें मिला देना है। ठीक है। अब 10 ml फिर उपरोक्त घोल को 10 ml, अब जो नया सॉल्यूशन बना है ना, तो उसमें से भी अब 10 ml निकालना है और उसमें से फिर 90 ml जल मिला देना है। यह क्रिया कितने बार करना है, तो कम से कम 5 से 8 बार तक करना है। ठीक है। करने के बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि था हम लोग का पहला जो था जिसमें हम लोग ये क्या मिला था, पानी में क्या मिला था, तो पोटेशियम परमानेंट मिलाए थे। ठीक है। तो मिलाने के बाद इसका कलर ऐसा नीला था। ठीक है। उसमें हम 10 ml निकाले, उसमें 90 ml पानी डालें तो उसका कलर थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है। फिर उसको मतलब क्रियाकलाप किए, 10 ml निकाल के उसमें 90 ml पानी डाले, तो ऐसा ऐसे करते करते उसका देखिए कितना मतलब कितना बार हम 5-7 बार कर लिए, फिर भी कलर इसका नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ही है लेकिन उसका कण इसमें है। तो इससे निष्कर्ष तो निकल ही जा रहा है ना कि पदार्थ के कण छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। अगर मान लीजिए कि अगर बड़ा कणों से मिलकर बना रहेगा तो उसको एक बार निकालेंगे तो फिर थोड़ी उसका अपना कलर छोड़ेगा। या तो छोटा छोटा कण है तभी तो बार बार कितना भी बार हम लोग पानी निकाल रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं, निकाल रहे हैं, मिला रहे हैं, करने के बाद भी इसका कलर पूरा अच्छी तरह से नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ही है लेकिन कलर इसका रह जा रहा है। ठीक है। तो इससे निष्कर्ष निकल जाता है कि नहीं, जो भी पदार्थ एकदम छोटे 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 कणों से मिलकर बना रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आइए
अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकरण करने के बाद पर घोल का रंग हल्का होता है, पर फिर भी पानी का रंगीन नज़र आता है। हो गया ना यहाँ पे कि कितना बार भी हम लोग कर लिए, पानी मिला लिए, चाहे उसको निकाल लिए, फिर भी पानी का कलर जा नहीं रहा, थोड़ा सा ही है लेकिन कलर उसका है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों को पानी में बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। एक कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः देखिए यहाँ पे आना गया लिख दिया ना कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसको कई बार हम लोग मिलाए फिर भी ये लोग पूरा अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है, थोड़ा ही है लेकिन रह जा रहा है। क्या अब आ गया यहाँ पे, एक स्थिति में एक कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा स्थिति आएगा, मतलब वो अब 5-7 बार किए हैं तो उतना मतलब कलरलेस हो गया, मतलब उतना उसका कलर चला गया है। अगर यही क्रिया हम लोग 1000 बार कर दीजिए, मतलब 1000 बार नहीं 100 बार करिएगा, 150 बार करिए, तो ऐसा स्थिति तो जरूरी आएगा कि नहीं अब उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब मतलब उसको थोड़ा सा भी पानी मिलाना उसका कलर साफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत बार कर दें ना, कर देने बाद छोटा छोटा कण इतना लास्ट ऐसा तो जरूर समय आएगा कि उसका कण अविभाजित नहीं होगा। क्या तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी एक क्रियाकलाप, तो मतलब वही है जो जगह पोटेशियम परमैंगनेट का जगह पर हम लोग डिटॉल का प्रयोग भी कर सकते हैं एक क्रियाकलाप करने के लिए। ठीक है, फिर भी कितना बार करेंगे तो उसका मौका में मिलती रहेगी। अब देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम अब कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदार्थ का कण इतना छोटे होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि नहीं पदार्थ का कण इतना छोटा हो भी सकता है। वो लोग इतना छोटा होता है कि हम अपने आँखों से, नग्न आँखों से उसको देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन नग्न आँखों द्वारा हम लोग इतना छोटा होता है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम लोग वहाँ पे पीछे पढ़े हैं ना कि पदार्थ को कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो उसके अंदर हम लोग नमक डाले हैं तो उसके अंदर समाहित हो गया है। आखिर नमक जल का स्तर भी नहीं बढ़ा, नमक भी गायब हो गया। कि नमक गायब कहाँ हुआ, यानी रिक्त स्थान है तभी तो उसी में अंदर समा गया होगा, उसके अंदर समाहित होने के कारण उसका स्तर बदला, नमक दिखाई दे रहा है। इसलिए मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं पदार्थ का कोई पदार्थ हो उसके अंदर रिक्त स्थान तो जरूरी होता होगा। तो क्रियाकलाप हम देखते हैं, इसको भी देखते हैं कि नमक, शर्करा एवं डिटॉल पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। देखिए थोड़ा सा नहीं, पदार्थों के कणों के बीच, कोई भी पदार्थ हो उसके कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जिसमें कोई भी मतलब घुल के समाहित हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि क्या पदार्थ जो भी होता है उसके कण निरंतर गतिशील रहते हैं। मान लीजिए कोई अगर पदार्थ हो गया तो क्या उसके कण जो होते हैं कि निरंतर गतिशील करते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे कि करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में किसी कोने पर एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। ये कोई बुझा हुआ अगरबत्ती है, उसको अपने मतलब किसी कक्षा में कोने पर रख दे रहे हैं। ठीक है, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समय पर जाना पड़ता है, मतलब आप लोग देखिए कि कितना नज़दीक जाने पर उसका हमको सुगंध आ रहा है। अब दूसरा अगरबत्ती लेना, अब अगरबत्ती को जला दें, क्या होता है, क्या दूर तक इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने परीक्षण को नोट कीजिएगा। देखिए कोई भी अगरबत्ती जो बुझी हो तो उसका गंध हम लोग को बहुत नहीं आता है, लेकिन अगर वही अगरबत्ती को हम जला देंगे तब पूरा रूम में, जो जिसमें जला है पूरा रूम में हम लोग को अगरबत्ती का धुएँ का गंध आता है, होता है ना। तो ही बताया है जल। अब देखिए, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। ठीक है, इसको अपने इसको घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। ठीक है, तो क्या होता है, अब स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, मतलब आपने उसको डाला उसके बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने घंटे लगे हैं या कितने दिन लगे हैं। अब इसका मतलब है कि अब अगर आप कोई सिलाई ले लीजिए, उसको हम लोग पानी है उसमें गिरा दें, तो ये देखिए कि उसको पानी में, पूरा पानी में घुलने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, यानी एक दिन कितना समय में पूरा अच्छी तरह से पानी में घुल जा रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है,
और उसके बाद क्या करना है कि एक गर्म गिलास, मतलब एक गिलास लेना है गर्म पानी में, और दूसरा गिलास में ठंडे पानी में, भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। ठीक है, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? अब मतलब समझा दे रहे हैं कि जैसे मतलब एक ठंडा गिलास ले लेना है, ठंडा पानी वाला गिलास ले लेना है, एक गर्म पानी वाला गिलास ले लेना है, और दोनों में हमको सिलाई डालना है। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए कि कौन से पानी में सिलाई जल्दी से घुल जाएगी। तो आप लोग नोटिस करेंगे ना, तो वहाँ पे जो गर्म पानी वाला रहेगा उसमें सिलाई जल्दी, मतलब बहुत जल्दी उसमें घुल जाएगी। ठीक है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, उसको हम अभी समझेंगे। क्या ताप के साथ मिश्रित होने का दर बदलती है? अब देखिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब लिखा है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए कि एक, जो आपको नॉर्मली बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जल है, उसमें आप लोग चीनी डाल रहे हैं, चीनी का शरबत बना रहे हैं, तो उसको घोलेंगे, बहुत ज़्यादा तक घोलेंगे तो फिर भी आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर छोटा छोटा चीनी का टुकड़ा, मतलब पूरी अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है। उसको घोलने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, और वहीं दूसरा काम करिए कि उसी को अगर गर्म पानी लीजिए, ठीक है, उसमें चीनी को अच्छे से थोड़ा सा खौला दीजिए, गर्म करवा दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा चीनी तुरंत उसमें पूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा, थोड़ा सा भी उसका कण बचेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग हीट देते हैं, यानी ताप देते हैं, तो क्या होता है, उसका गति, मतलब उसमें गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने के कारण वो तुरंत जल में घुल जाती है, मतलब वो गति करना तो वो अपना क्रिया तुरंत करने लगती है। यही इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मतलब ये वाला जो है भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पदार्थ है नॉर्मल है, तो उसको अगर हम लोग ताप देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों पर हमने क्या देखा है? पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। बोले ना कि मतलब करने के बाद, उसको हीट करने के बाद अच्छी तरह से मिल जाते हैं, या तो ठंडे पानी में मिल जाते हैं, लेकिन ठंडा पानी में क्या होता है कि समय लगता है। ठंडा पानी में घुलिएगा तो समय लगता है, और वो बहुत अच्छी तरह से मिलता भी नहीं है। और वहीं क्रियाकलाप गर्म पानी में करिएगा तो वो अच्छी तरह से घुल जाता है, मिल जाता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित होते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित के कारण होता है। अभी आपने पढ़ा होगा कि क्यों होता है, तो उसके अंदर कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर रिक्त स्थान होता है, उसी में वो चला जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से जो भी है, यहाँ से देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगर कोई पदार्थ है, जैसे नमक पानी हो गया ना, तो उसको अपने आप में मिल जाना क्या हो गया था? विसरण हो गया। ठीक है, यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अभी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा तेज होती है, गतिज ऊर्जा तेज होती है तो जल्दी पानी में घुलता है, पानी में जल्दी घुलता है तो उसका क्या होता है? विसरण तेज हो जाता है। समझ रहे हैं ना? क्या हो समझे कि अगर कोई पदार्थ, मान लीजिए है कोई पदार्थ है, इसको अगर हम लोग हीट दिए, हीट देने के बाद क्या हुआ है, तो ये पानी में जल्दी हीट देने के बाद इसका गति ऊर्जा बढ़ गया। गति बढ़ने के कारण ये पानी में जल्दी घुला। अब पानी में जल्दी घुला तो क्या हुआ? विसरण तेज हुआ। यानी ये सब लोग समानुपाती में हो रहा है। यानी हीट दे रहे हैं, किसी पदार्थ को हीट दे रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़े तो पानी में जल्दी घुल रहा है, पानी में जल्दी घुला तो उसको विसरण क्या हो रहा है? तो विसरण तेज हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। और आगे आप देखिए, अब यहाँ पर आ गया एक लाइन और आ गया कि पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी क्वेश्चन मार्क समझ लीजिए कि क्या जो कोई पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसको हम समझेंगे पढ़ के। इस खेल के मैदान में, मतलब इस खेल के एक मैदान में आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिस्र में नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, मतलब जो दिख रहा है फिगर में, ही ऐसे अच्छे से 4 लोग 5 लोग हो गए, ऐसे से पकड़ लेना है। और आगे देखते हैं, अब दूसरा एक फिर ग्रुप बना है। दूसरा ग्रुप में क्या करना है कि केवल हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के पकड़े रहना है। तीसरा एक और करना है कि अंगुली को सटा देना है। अपना अपना 5 लोग रहेंगे ना, तो उसमें सभी लोग अपना अंगुली एक दूसरे के साथ सटा देंगे। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों को बांटने में, मतलब
प्रयास करें। अब उसको तोड़ने का प्रयास करें, खींचें, मतलब कौन सा समूह जल्दी टूट रहा है, कौन सा जल्दी समूह नहीं टूट रहा है। तो किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि प्रत्येक विद्यार्थी को हम पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? मान लेते कि सभी जो 5 लोग लड़के थे ना, चाहे लड़के जो भी, वो लोग पकड़े तो वो लोग मान लो कि एक एक पदार्थ का कण है, ठीक है, 5 पदार्थ का कण है। वो लोग किसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं? तो हम आसानी से बात है कि जो अंगुली से छुए रहेगा उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। उसके बाद जो हाथ पकड़ेगा उसको भी मतलब तोड़ सकते हैं, लेकिन जो पूरा हाथ ऐसे पकड़ा रहे, देखिए जो ऐसे समूह बनाकर पकड़ा रहेगा ऐसे वाला में, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। टूटेगा भी लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में मतलब आपको कौन सा किस में अधिक बल लग रहा है? अब आपको क्या लेना है कि एक लोहे की कील लेना है और एक चौक का टुकड़ा ले लेना और एक रबड़ का बैंड लेना है। अब इसको तोड़ने का प्रयास करिए तो कौन सा जल्दी टूटेगा? तो आसानी से बात है कि चौक जो जल्दी टूट जाएगा। तो और थोड़ा सा रबड़ को है वो थोड़ा सा ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा, टूटेगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा। और लोहे का कील तो भाई बहुत मुश्किल से टूटेगा। अब देखिए, एक थाली में जल लेकर उससे अंगुली से काटने का प्रयास करें। क्या जल को सतह कटती है? तो जल के सतह न कटने का क्या कारण है? मान लीजिए कि थाली ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए और इसको इसे काटने की कोशिश करिए। काटेंगे तो काट तो देंगे लेकिन फिर तुरंत वो अपने आप में आ जाएगा, तुरंत वैसा ही जैसा पहले था वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रबल जो बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग होता है। अब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि जो भी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 पदार्थ होते हैं, तो मतलब सबका अलग अलग रहता है। किसमें जो ज़्यादा मतलब रहता है, क्षमता रहता है कि अपने आप को मतलब आकर्षण बल द्वारा अपने आप को बांधे रहना है। कोई पदार्थ जो होता है ना, एक सब समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उसको हम लोग तोड़ेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आखिर क्यों जान लगाना पड़ा है? या तो उसके अंदर कोई बल से जुड़ा है तभी तो उसके अंदर जान लगाना पड़ रहा है ना। तो इसे हम समझ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? यहाँ से पदार्थ के बारे में जानना है कि इसमें जो भी यहाँ पर ग्रुप है ये वाला, इसमें से कौन पदार्थ है। तो हम लोग देखते हैं कि कुर्सी जो हो गया, हाँ पदार्थ है। वायु जो हो गया जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो ये पदार्थ हो गया। इसने मतलब प्रेम, ये प्यार, अरे सॉरी, ये पदार्थ थोड़ी हो गया, ये तो स्नेह है। इसको हम लोग मतलब फील कर सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं, मतलब देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। गंध जो हो गया ये भी पदार्थ नहीं है। गंध पदार्थ नहीं है। घृणा हो गया पदार्थ नहीं है। बादाम हो गया पदार्थ है। विचार ये भी पदार्थ नहीं है। शीत हो गया ये भी पदार्थ नहीं है। नींबू ये क्या है? तो पदार्थ है। पानी हो गया ये पदार्थ है। इत्र का सुगंध ये तो गंध हो गया, ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँचती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आखिर क्यों? हम बताए थे ना कि कोई भी अगर पदार्थ है उसको हीट देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा, यानी उसका सुगंध, मतलब अगरबत्ती का नहीं लिए थे कि अगरबत्ती को जलाए हैं, आखिर उसका सुगंध पूरा रूम में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको जलाया गया, हीट दिया गया, हीट देने पर उसका गतिज ऊर्जा बढ़ गया है, कणों का मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ा है, जिससे वो पूरा रूम में फैल गया। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर गर्म खाना है उसको अगर हम लोग गर्म है तो उसका सुगंध पूरा दूर तक जाएगा। वहीं ठंडा खाना है उसका हमको महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। उसका जो गंध है पूरा बहुत दूर तक नहीं जाएगा। अब देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है? इससे पदार्थ का एक गुण नहीं, कोई पदार्थ हो वो अपने आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। पदार्थ मान लीजिए कि कोई गोताखोर है उसको पानी में काटता है, लेकिन काटने के बाद पुनः वो पदार्थ जो भी है, जल है, वो अपने तुरंत पहले वाला अवस्था में आ जाएगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है ना कि जो भी पदार्थ है वो आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। तो इससे हम निकल रहा है कि नहीं, वो उसके अंदर आकर्षण बल है, उसके अंदर मतलब वो जुड़ाव है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती हैं? पदार्थ के कणों की विशेषता हम लोग आगे पढ़ेंगे।
आगे क्या पढ़ेंगे, पदार्थ कणों के बीच अभी तो पढ़ ही लिया ना कि जैसे उसके अंदर आकर्षण कर सकता है, एक दूसरे को आकर्षण करेगा, उसके अंदर क्या रहेगा तो रिक्त स्थान रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, हाँ यही है, आगे और हम पढ़ेंगे। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, आपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखा, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, पहला ठोस, द्रव और गैस। हालांकि पदार्थ हम लोग 5 भागों में पढ़ते हैं, 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें मतलब इस चैप्टर में हम लोग को 3 ही पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था, और पाँचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, पाँचवा अवस्था होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ना है। तो 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की एक अवस्था उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्था गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब पहला पदार्थ आ गया है, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करिए, जैसे पेन हो गया, किताब हो गया, सुई हो गया, लकड़ी हो गया, छड़ हो गया, सब क्या है, ठोस पदार्थ के गुण हैं। अब देखिए, हाँ, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र कीजिए। अब मान लीजिए कलम, ऐसा कलम हो गया, तो इसको मतलब इसके साइड से पारेंगे ऐसा थोड़ा सा भी, तो रेखाचित्र कर लीजिए। क्या इन सभी का निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं तक स्थित आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़न करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है। मतलब यही करना है कि जैसे मतलब पदार्थ लेना या पेन ही ले लीजिए ना, पेन को हथौड़ा मारकर या उसे खींचकर मतलब गिराकर उसको तोड़ने का कोशिश करिए, ठीक है। और मतलब 2 पेन ले लिए, उसको क्या विसरण संभव है, उसको करा के देखिए, एक मिला के देखिए क्या उसका विसरण हो रहा है। बल लगाकर क्या हो रहा है कि संपीड़न, उसको दबाइए, उसको दबाने की कोशिश करिए, क्या वो दब रहा है। अब देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। यानी हम लोग देखें कि उसका एक निश्चित आकार होगा, उसकी एक मतलब निश्चित आयतन भी होगा, लेकिन उसका मतलब संपीड़न दबाने की कोशिश करें तो बहुत कम मात्रा में दबने का कोशिश करें, एकदम ना के बराबर उसका मतलब संपीड़न होगा। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन अपना आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी पदार्थ है, उसको मान लीजिए पेन है, उसको अगर हम बल लगाएंगे तो वो अपना आकार नहीं बदलेगा, तो वो टूट सकता है, टूट जाएगा, लेकिन वो अपना आकार जस का तस रहेगा, वो अपना आकार नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर के रबर बैंड को क्या माना जाएगा। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेता है। क्या ये ठोस है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। अब देखिए मान लीजिए कि रबड़ है, रबड़ को आप लोग क्या होता है, उसको हम लोग दबाते हैं, मान लीजिए दबाते हैं तब फिर भी तो अपने स्थान पर आ जाता है ना, आ जाता है, आने की चेष्टा करता है, मतलब वो अपना पुनः आकार जिस आकार में था उसी आकार में, जैसे मान लीजिए कोई रबड़ उसको खींचेगा तो बहुत ज़्यादा खींचेगा तो वो लंबा होगा, लेकिन उसको छोड़िएगा तो पुनः अपने आकार में तो आ ही जाएगा ना। तो यही ठोस का गुण है कि वो अपना आकार नहीं बदलता है और उसका कुछ निश्चित आयतन जरूर होता है, ठीक है। तो विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। ये भी सही है कि मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई जार है, उसमें हम लोग चीनी डाल दिए तो वो चीनी के पूरा जो चीनी है ना वो बर्तन का आकार ले लेगा। इससे थोड़ी सिद्ध होता है कि वो जो ठोस है वो अपना आकार बदला, जो चीनी का अपना ऐसा रूप होता है, इसका आकार तो नहीं ना, ऐसा थोड़ी होगा कि ये ऐसा हो गया, ये तो ऐसा ही रहेगा, बशर्ते ही है कि वो जो चीनी का बहुत छोटे छोटे होने के कारण वो जो जार है उसमें पूरा अच्छी तरह से मतलब उसका स्थान जगह ले लिया, ठीक है। ये अपना आकार नहीं बदला, ये ध्यान रखिएगा। स्पंज क्या है, जो भी स्पंज होता है, क्या यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों, तो संपीड़न इसलिए संभव है कि उसको दबाने के बाद वो, क्योंकि वो तुरंत अपने स्थान मतलब आ जाता है, ठीक है।
पदार्थ का ना गुण है कि उसको दबाने के बाद चाहे कैसे भी करने के बाद उसका मतलब अपना रूप नहीं बदलता है, जस का जस रहता है, यानी उसको अपने या तो अपने रूप में आने का कोशिश करता है, ठोस वही है। ठीक है। बाह्य बल लगाने जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अभी बोले थे ना कि बाह्य बल लगाने पर कोई भी रबड़ उसको बाह्य बल लगाइएगा तो क्या होगा, अपना स्थान बदल मतलब वो क्या बोलते वो लंबा होगा फिर अपने, लेकिन उसको छोड़ देने पर क्या होगा, वो अपने स्थान पर तुरंत आ जाएगा, वो जो जिसका पहला मूल आकार था वो उसी रूप में आ जाएगा। और अत्यधिक बल लगाने पर या तो टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा बल लगाने की उसको कोशिश करिएगा तो टूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। ठीक है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रख दें, इसके क्रिस्टलों का आकार नहीं, अभी बोला था ना मैंने कि हम किसी भी बर्तन में रख दें नमक या चीनी को, वो लोग उस क्रिस्टल का आकार ले लेंगे, लेकिन वो अपना जो आकार है वो नहीं बदलता, मूल आकार में ही रहता है। ठीक है। और स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं, लेकिन जिससे इसका सिंपड़न संभव है। समझ रहे हैं ना कि मान लो जो भी स्पंज है उसके अंदर बहुत छोटा छोटा छिद्र है, उसको हम लोग दबाते हैं तो उसके अंदर वायु निकल जाता है, इसी के कारण उसका संपीड़न संभव हो पाता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ठोस अवस्था के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, जिसका आकार निश्चित होता है, साइज इसका निश्चित होगा। ठीक। उसका आयतन निश्चित होगा, मतलब वो अपना स्थान मतलब कुछ आयतन निश्चित होगा और उसके अंदर देखिए ठोस पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जो भी रिक्त स्थान होता है बहुत मतलब होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। और उसको हम लोग दबा किया तो उसका आकृति उसका नहीं बदल सकते हैं। यही पदार्थ के ठोस के बारे में। अब हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। द्रव अवस्था के बारे में है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना, जैसे हो गया जल हो गया, खाना पकाने का तेल हो गया, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सब क्या है, द्रव अवस्था के पदार्थ भी हैं, लेकिन द्रव अवस्था वाले पदार्थ हैं। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला का एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तन में 50 ml पर निशान लगा लीजिए। अब क्या बोल रहा है, एक मन क्या विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इस बर्तन में 50 ml मान लीजिए ऐसे ले लेना है, उसमें कितना 50 ml का निशान लगा लेना है। मान लीजिए यहाँ तक 50 ml यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है। इस द्रव को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, अब इसको क्या करोगे, फर्श पर गिरा दे रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 50 ml मापक विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। अब उसको बार बार कोई बर्तन मान लीजिए कि पहला ऐसा बर्तन है, ठीक है, दूसरा बर्तन ऐसा है, तीसरा बर्तन मान लीजिए ऐसा है, तो जिसमें हम लोग डाल रहे हैं बार बार तो उसमें उसका देखिए कि क्या उसी का स्थान ले रहा है पानी। तो अब लोग देखते हैं कि क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, तो यहाँ पर होगा कि नहीं, द्रव का आकार एक समान नहीं रहता है, क्योंकि वो जिस भी बर्तन में हम डालते हैं वो अपना उसका स्थान ले लेता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या यह आसानी से बहता है, तो हाँ बिल्कुल बहता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब देखिए आकार यहाँ पे भी हो गया ना कि आकार उसका निश्चित नहीं होता है, वही किसी भी पात्र में डालेंगे तो उसका आकार मतलब वो ले लेगा, लेकिन आयतन उसका सेम होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो उसका आयतन 2 मीटर क्यूब है तो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में डालेंगे तो उसका ही नहीं कि 4 मीटर क्यूब हो जाएगा, वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है। उसका आयतन नहीं बदलने वाला है। अब देखिए लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम इसे रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। आ गया ना कि ये लोग मतलब दृढ़ नहीं, ये तरल होते हैं, इसी इसका तरल रूप दिया गया है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 में संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर कोई ठोस है या कोई द्रव वस्तु है, उसका विसरण करवाइए तो क्या उसका विसरण द्रव में संभव है, तो बिल्कुल उसका द्रव में घुल जाता है। तो इसलिए ना मान लीजिए कि कोई पानी है उसको किसी तेल या किसी चीज़ में मिला रहे हैं तो उसमें घुल जाएगा ना। चाहे नमक ले लीजिए, नमक को अच्छे से पानी में डालिएगा तो पूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, ठोस या द्रव, ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव होता है। मतलब या तो ठोस हो गया या द्रव, किसी भी चीज़ को अगर द्रव में मिलाएगा तो उसका विसरण एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएगा। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। अब क्या बोला है
कि अब देखिए वातावरण की गैस जो होती है ना, विसरण होकर किस में घुल जाती है, तो जल में घुल जाती है। अब इसका भी हम प्रूफ देंगे कि आखिर जो भी है गैस आखिर कैसे पानी में घुलती है। तो देखिए वातावरण की गैस विशेष होकर जल में घुल जाती है, तो क्या ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। अब देखिए मान लीजिए कोई मछली है, तो मछली उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है, उसको मतलब सांस गलफड़ा होता है उसको सांस लेने के लिए। और वो गलफड़ा कहाँ यूज होता है, उस केवल पानी वाला ही ऑक्सीजन यूज कर पाता है। उसको अगर कोई मछली है उसको बाहर रख दीजिएगा, पानी से बाहर रख दीजिए तो वो मर जाता है। क्यों क्यों नहीं मर जाता है, कि उसका जो श्वास नली बना है, गलफड़ा बना है, वो केवल पानी वाला ही ऑक्सीजन ले सकता है। बाकी जो शुद्ध उसको डायरेक्ट दे दीजिए ऑक्सीजन, वो नहीं ले पाएगा, वो केवल पानी वाला ही ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है। इससे यह निष्कर्ष निकल पाता है कि अगर कोई भी पानी है उसमें आखिर ऑक्सीजन है, तभी तो उसी से मछली पानी से ले रहा है ऑक्सीजन। तो यही है कि मतलब कोई भी अगर द्रव है तो उसमें हम लोग गैस मिल्क का विसरण संभव है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। निकल गया निष्कर्ष कि जो द्रव हो, ठोस और गैस तीनों का विसरण द्रव में संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण किधर अधिक होती है, किसमें विसरण अधिक होती है, तो मान लीजिए कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, तो उसके अनुसार द्रव में विसरण जल्द अधिक तेज होगा। ठीक है, मान लीजिए ठोस पदार्थ उसमें विसरण होता है लेकिन बहुत कम होता है। किसके प्राय, तो इसके अनुसार, द्रव के अनुसार ठोस में विसरण बहुत कम होता है। यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था का पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव की कणों का रिक्त स्थान अधिक होता है। यहाँ पर निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि जो भी होता है ठोस द्रव में मिलाइएगा ना, तुलना कीजिएगा तो द्रव जो होगा ना, द्रव में रिक्त स्थान बहुत ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए गैसीय अवस्था, हम लोग द्रव अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। द्रव अवस्था में क्या पढ़ना है कि उसका क्या होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता, क्योंकि किसी भी पात्र में उसको पानी को डालते हैं तो उसका स्थान ले लेता है, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता है। मान लीजिएगा उसका अगर कोई गिलास है, उसमें 2 मीटर मतलब उसका आयतन है, तो अगर हम थाली में डालेंगे तो फिर भी उसका आयतन 2 मीटर क्यों ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया द्रव। अब गैस अवस्था के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले का पर ध्यान दिया है जो गैस के एक भी सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगा कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है, उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सा गैस है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई गुब्बारा बेचता है, उसके पास देखिए कोई छोटा सिलेंडर आता है, उस छोटे सिलेंडर से देखिए कितने सारे गुब्बारे वो लोग फुला के मतलब भर देता है। ठीक है, और ये भी बता दे रहे हैं कि जो भी उसमें गैस होता है, सिलेंडर जो वाला होता है, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है। ठीक है, ये मतलब हानिकारक होता है, तुरंत वायु से मतलब अभी क्या जल जाता है, लेकिन हीलियम नहीं जलता है। ठीक है, इसलिए हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। 100 ml की 3 सिरिंज लें, उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर दिया है, ऐसा सिरिंज ले लेना है 100 ml वाला। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना रबड़ से इसका मुंह बंद कर देना है। ठीक है, और इसका एक पिस्टन है। अब क्या करना है कि 3 सिरिंज लेना है, ऐसा ही करके 3 सिरिंज लेना है, कॉर्क से बंद कर दे जैसा कि चित्र में दिखा गया। सभी सिरिंजों के पिस्टन हटा दे, ये पिस्टन है ना, ये वाला देख सकते हैं, इसको हटा देना है, निकाल देना है। निकालने के बाद अब क्या करना है कि क्या भरना है, पहला में एक में क्या भरना है, हवा भर दें, दूसरी में जल भर दें, और तीसरे में क्या होगा, चाव के टुकड़े भर दें। ठीक है, और भरने के बाद अब देखिए फिर वापस पिस्टन जो है ना, 1 मिनट बड़ा कर लेना दीजिए,
पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उसमें थोड़ा सा वैसलीन लगा ले, थोड़ा सा उसको मुलायम करने के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रेस हो सके। उसको क्या कर दें, उसमें वैसलीन लगा दें और पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब उसको दबाना है, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिरिंज हो गया ना, पहले क्या करना है आपको, ये वाला जो है इसको मतलब लगा देना है और फिर क्या करना है, पिस्टन है इसको निकाल देना है। निकालने के बाद 3 सिरिंज लेना है, ऐसे ही करके 3 सिरिंज और रहेगा, ठीक है। क्या करना है कि एक में गैस भर देना है, हवा, दूसरे में क्या भर देना है यानी जल भर देना है, तीसरे में चौक का टुकड़ा भर देना है, ठीक है। करने के बाद अब इसको सिरिंज को लगा लेते हैं उसमें और वैसलीन मतलब इसको मुलायम करने के लिए इसमें वैसलीन लगा लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या आपने क्या देखा है, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने परीक्षणों से आपने क्या अनुमान लगाया। अब उसको दबाने की कोशिश करिएगा तो अब देखिए कौन सा पिस्टन बहुत तुरंत अंदर चला गया, कौन सा बहुत ज़्यादा बल ले रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। क्या यहाँ पर लिखा है कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। गैस जो होता है काफ़ी मतलब काफ़ी उसको कंप्रेस ज़्यादा मतलब दबाया जा सकता है गैस वाले को, ठोस द्रव की तुलना में, ठीक है, काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम जो एलपीजी या अस्पतालों में जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन में के रूप में संपीड़ित यानी सीएनजी का उपयोग होता है, ठीक है, यानी सीएनजी का ही उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। अब देखिए आखिर क्यों एक छोटा सा गैस में उतना सारा सिलेंडर को क्यों आखिर कैसे मतलब बंद कर दिया जा रहा है, आखिर कैसे, उसके अंदर संपीड़न दबने का क्षमता उसको बहुत ज़्यादा हम लोग दबा सकते हैं, मतलब उसको संपीड़ित बहुत अधिक कर सकते हैं ताकि बहुत सारा मतलब जो गैस है कम जगह में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसको संपीड़ित करके उसको बहुत कम जगह में लाया जा सकता है। अब देखिए एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, ठीक है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। अब देखिए होता है ना, गैस लेके मान लीजिए कि घर पे कोई आपकी मम्मी खाना बना रही होगी किचन में, आप लोग किसी रूम में हैं तो आप लोग गंध से पता चलेगा कि खाना में, गंध से पता चलेगा कि नहीं खाना में ये बन रहा है कुछ बन रहा है, मतलब पता चल जाएगा आपको गंध से। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, ठीक है। ये गंध हम तक कैसे पहुँचती है, खाने की गंध के कण वायु से मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाते हैं। क्या, अब देखिए वायु से मिल जाती है यानी खाना का जो भी क्या है, खाना का जो गंध है ना, गंध का जो भी कण है वो किससे मिलता है, तो वायु से मिलता है। वायु से मिलने के कारण वो लोग मतलब धीरे धीरे हमारे पास आ जाता है, जिससे हम लोग उसका अनुभव ले पाते हैं कि नहीं खाना की चीज़ मतलब क्या चीज़ बन रहा है, ठीक है। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण अन्य गैसों में विचलन बहुत तीव्रता से होती है। अब यहाँ से निकल रहा है ना कि जो भी ठोस हो गया है, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, गैस पदार्थ है, सबसे अधिक विचलन किस में होगा, तो सबसे अधिक विचलन गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा, तो द्रव में होगा। उसके बाद सबसे कम होगा तो ठोस में, सबसे कम विचलन ठोस में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को कि विचरण जो भी हो सबसे अधिक द्रव में रहेगा विचरण, उसके बाद ठोस में गैस द्रव में रहेगा, उसके बाद किस में रहेगा, तो ठोस में रहेगा विचरण, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए यही बताइए ठोस है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर तुलना कर दे रहे हैं। देखिए ये हो गया मान लीजिए गैस, ठीक है, ये हो गया द्रव हो गया, ये हो गया ठोस। अब देखिए ये मान लीजिए हो गया इसका कण हो गया, ये द्रव का कण हो गया, ये गैस का कण हो गया। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत कम रिक्त स्थान है, देख रहे हैं ना, बहुत छोटा कम रिक्त स्थान है। लेकिन उसके अलावा इसमें देखिए थोड़ा सा अधिक रिक्त स्थान है ना, रिक्त स्थान देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं गैस में देखिएगा तो गैस में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। इसीलिए ना इसको संपीड़ित करना आसान है, रिक्त स्थान है तभी इसको बहुत आसानी से दबा के बहुत कम जगह में लाया जा सकता है।
ताकि वही आप आया था ना कि आखिर सिलेंडर में उतना बड़ा ज़्यादा गैस रहता है, आखिर उसमें कैसे भरा जा सकता है। तो इसका कारण है कि उसको बहुत ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित करने के कारण उसको बहुत कम जगह में भरा जा सकता है, इसलिए ना बहुत सारा एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर से बहुत ज़्यादा गुब्बारा भर जाता है, मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर दिया कि ABC पदार्थों के 3 अवस्थाओं में के कणों की योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उसकी तुलना की जा सकती है। अभी तो हम तुलना कर ही थे कि किसमें क्या होता है, अब कर ही दे रहे हैं फिर से एक बार। इसके अंदर रिक्त स्थान कम होता है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसके अंदर संपीड़ितता बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होता है। इसके अंदर थोड़ा सा ठोस के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में संपीड़ितता बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब लोग आगे देखते हैं। अब प्रश्न आ गया, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया है। कोई भी घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान बटा, इसका लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ पर इकाई लिखा भी है, देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन लिखा है ना। तो इसका होता है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। अब क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ पर देखा है कि बढ़ते हुए घनत्व मतलब सबसे पहले छोटा किसका घनत्व रहेगा और उसके बड़ा किसका घनत्व रहेगा, उससे बड़ा किसका घनत्व रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर साफ है कि जिसका द्रव्यमान बड़ा उसका घनत्व बड़ा, जिसका द्रव्यमान छोटा उसका घनत्व भी छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए विभिन्न पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाली अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अब हम लोग कर ही दिए कि पदार्थ के अंतर क्या क्या रहता है, किसके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है, किस में अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक भी बात और देख लीजिए कि इसके अंदर जो होता है ना आकर्षण बल, सबसे अधिक आकर्षण बल किसके अंदर रहता है? तो ठोस के अंदर रहता है। उसके बाद किसके अंदर आकर्षण बल रहता है? तो द्रव के अंदर रहता है। सबसे कम किसके अंदर आकर्षण बल रहता है? तो गैस के बीच रहता है। ठीक है, और स्थान वहीं रिक्त स्थान होगा तो सबसे कम होगा ठोस के अंदर, उसके बाद होगा द्रव के अंदर, और सबसे अधिक रिक्त स्थान किसके अंदर होगा? तो ये गैस के अंदर होगा। ठीक है, अब हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है इसमें जिसमें से रखते हैं। ठीक है, तो करिए देगा। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हाँ बिल्कुल, लकड़ी जो होता है उसका ठोस ही कहलाएगा। यही सब क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, वही दिया है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी में के टुकड़े के में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे का दस्ता होना चाहिए। तो ये होता है इसलिए क्योंकि इसमें रिक्त स्थान अधिक होता है, इसमें रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ता है, इसमें कम जान लगाना पड़ता है। क्या? अब देखिए सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व तो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगे कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी है पानी का जो होता है घनत्व किससे अधिक होता है? तो बर्फ़ से अधिक होता है। समझे? तो ऐसा इसलिए होता है। तब हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, अब कल बताएंगे। और आज तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।